नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपको याद होगा कि अगस्त में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला के पास बहुत सारी पिटिशंस आई थी, ये कहते हुए कि चुनावी बॉन्ड को लेकर इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरीके से शेल कंपनीज ने कहां-कहां डोनेशन दिया, क्या उनको उन पर जबरन उनसे वसूली की गई। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी इंक्वायरी से इनकार कर दिया, ये कहते हुए दैट वी विल नॉट गेट इनटू अ रोविंग इंक्वायरी एंड देयर आर other provisions available and article 332 आर्टिकल 32 के लिए उन्होंने ये बोला था कि आर्टिकल 32 which empowers the citizen to approach the Supreme Court directly, this case should not be considered under article 32। और ये कहते हुए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है वो करेंगी और इसमें और भी कई प्रावधान है क्रिमिनल लॉज में, तो वो उसके तहत इंक्वायरी होगी और वो इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन अब एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अप्रैल 2024 में जन अधिकार संघर्ष कमेटी नाम की एक संस्था जो करप्शन केसेस और ऑनेस्टी और प्रोबिटी के लिए काम करती है, तो उनके एक मेंबर है आदर्श अय्यर, उन्होंने एक कंप्लेंट लिखवाई थी 2024 अप्रैल में। और उस कंप्लेंट का, वैसे उन्होंने 14-15 कंप्लेंट्स लिखवाई थी लेकिन अलग अलग जगह पर, और उनकी एक कंप्लेंट जो कि दर्ज की गई और उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, जो कि बैंगलोर का स्पेशल कोर्ट है जिसको हम ACMM कोर्ट कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। उसने ये आदेश दिया है कि जो बैंगलोर का तिलक नगर पुलिस स्टेशन है, उसको आदेश दिए हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और सिर्फ सीतारमन ही नहीं, JP नड्डा, कर्नाटक के जो लीडर्स हैं, नलिन कतील, उसके अलावा BY विजेंद्र जो कि BS येदियुरप्पा के बेटे हैं, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करने के लिए कहा है। तो ये वाकई में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, और जिसको लेकर अब क्या करेगी चुनाव के बीच में इस तरीके की अगर FIR दर्ज होती है और उनके खिलाफ अगर FIR दर्ज हुई है तो अब लीगल प्रोसीडिंग शुरू होंगी। लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा कि कौन सी कंपनी को कैसे पैसे दिए गए, ये सब चीजों की छानबीन होगी और बीजेपी कैसे इन चीजों पर जवाब देगी, वो भी चुनाव के बीच में। तो ये कितना बड़ा धक्का है, सेटबैक है निर्मला सीतारमन के लिए, बीजेपी के लिए। और मोदी जी का नाम इसमें नहीं है, लेकिन मोदी जी की बात इसमें नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण अग्रवाल जी हैं, और जिनसे हमने चुनावी बॉन्ड पर बहुत सारी चर्चाएं इसके पहले कई प्लेटफॉर्म्स पर की हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। और ये जो जन अधिकार समिति की जो ये कंप्लेंट है जिस पर ACMM कोर्ट ने संज्ञान लिया है, ये कितना बड़ा एक रीओपनिंग है एक तरीके से चुनावी बॉन्ड के केस का, जो कि बिल्कुल बंद हो गया था और सबने सोचा कि अब तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है वो गैर संवैधानिक तो करार दिया गया लेकिन इसमें कोई इंक्वायरी नहीं होगी। लेकिन आज क्या ये एक नई शुरुआत है चुनावी बॉन्ड के केस में? देखिए, ये शुरुआत अभी नहीं हुई है। ये इन लोगों ने अप्रैल में ये केस डाला था जाके पुलिस स्टेशन में कि आप इसकी इंक्वायरी करिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये लोग काफी हद तक बड़े बुद्धिमान लोग हैं कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं गए, वहां जाते तो परमिशन लेनी पड़ती या मिलना पड़ता, वो परमिशन इनको कभी नहीं मिलती, तो वो सीधे IPC में एक्सटॉर्शन के अंदर में चले गए। उसके अंदर में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो और उसमें सजा भी बहुत कम है कि 3 साल की सजा है। तो ये इन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट वहां पर दायर करी। पुलिस वाले ने FIR किया नहीं, क्योंकि सभी घबराते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ जो है, कौन FIR दर्ज करेगा, ये कोई और सब छोटे मोटे पॉलिटिशियन तो है नहीं, तो उन्होंने नहीं दर्ज किया। तो फिर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जहाँ की लेजिस्लेचर्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोगों का केसेस जाता है, उस कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया कि देखिए ये हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो फिर 156(3) में ये डायरेक्शन हुआ कि FIR को दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो उन्होंने 3 कंपनियों के नाम तो स्पेसिफिकली लिए हैं, वो है वेदांता है, स्टेरलाइट है और एक ऑरबिंदो फार्मा है। ये 2 कंपनियां तो अनिल अग्रवाल की हैं, जो बहुत बड़े माइनिंग के बेरन हैं, और उनका काम ही यही है कि जो है भारत की खानों को अलॉट करा लो और दोनों तरफ बीजेपी को भी चंदा देंगे और कांग्रेस को भी वो करेंगे। तो जो भी पावर में रहेगा उसको खुश रखेंगे, और अपने खुद जो है लंदन की कंपनी बनाए हुए हैं। और इन्हीं की कंपनी चंदा देते हुए पकड़ाई गई थी, बाहर की कंपनी थी जिसको कि एग्जामिशन अरुण जेटली ने दिया
फ्रॉम बैक डेट ऑफ 1965 इनकम टैक्स के अंदर में, कि बाहर की भी कंपनी दे सकती है। तो ये संस्था पुरानी है, ये ऐसा नहीं है कि आज या कुछ देख के उन्होंने एफआईआर किया है या कंप्लेंट की है। ये कंप्लेंट इन्होंने काफ़ी पहले करी है, और ये संस्था कोई कांग्रेस की या बीजेपी की कोई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक जेन्युइन संस्था है जो कि करप्शन के खिलाफ लड़ती है, जैसा हमें उनके इंटरनेट और उससे पता चला, क्योंकि इन्होंने सिद्धिरमैया के खिलाफ भी एफआईआर वगैरह लॉन्च किया हुआ है। अच्छा जी नहीं, तो अब निर्मला सीतारमण के खिलाफ अब किस तरीके की कार्रवाई शुरू होगी? क्योंकि अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो कि उनको कोर्ट से आदेश भी मिला है तिलक नगर पुलिस स्टेशन को कि वो एफआईआर दर्ज करे, अब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद क्या चीज ओपन होगी? निर्मला सीतारमण, नड्डा, नलिन कतील और ये तमाम जो लीडर्स हैं जिनके नाम हैं। देखिए, इनके खिलाफ जो ईडी है और आईटी है, ये दोनों जो है निर्मला सीतारमण के अंडर में काम करते हैं। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डिटेल आया, तो उसमें ये देखा गया कि बहुत जगह जो है ईडी केस बना के, और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल जाता था तो उसको वो केस को ड्रॉप कर देती थी या उस पर वो गो स्लो होती थी। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो सीतारमण की पार्टी थी, और वो हेड कर रही हैं जिसके थ्रू जो है ये एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो इसी बात को लेके जब सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण गए कि इन्वेस्टिगेट करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें आर्टिकल 32 में हम नहीं करेंगे, नहीं लगता है, और सब जो आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी है वो करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम दूसरे जगह जाएंगे तो इन्हीं की सरकार है, ये क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो वो कहीं नहीं करेंगे। लेकिन हमें इनकी आदर्श अय्यर की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने बुद्धि लगा के एक बड़ा इनोवेटिव मेथड निकाला कि ना कांग्रेस ना बीजेपी के स्टेट में ना करें, ये खुद ही कर्नाटक में है, और उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं करें, ये जो है आईपीसी की जो धारा के अंतर्गत करें, क्योंकि परमिशन तो ये जो गवर्नर हैं ये तो कभी नहीं देते, और प्रेसिडेंट के यहाँ जाएगा तो वो भी नहीं देंगे, नहीं कि वो सरकार है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी परमिशन नहीं मिलती। तो ये है कि तुम डाल तो मैं पाक। तो ये जो है अब एनजीओ वाले भी ये दिखाते हैं कि भाई देखिए, आपके यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन ये जो है प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, हमको भी ये आता है तो हम उसमें ये लगाएंगे। अब भले उसमें 3 ये क्या अपने आप में एक एग्जाम्पल बन सकता है? क्योंकि एक ऐसा स्कैम जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है उन्होंने खुद मेरे इंटरव्यूज में कितनी बार बोला कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, और जिस पर कोई इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वहां पर एक एनजीओ इस तरीके से कंप्लेंट फाइल करती है, एसीएमएम कोर्ट उसको संज्ञान लेता है, और वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, क्या ये अपने आप में एक बहुत आई ओपनिंग मोमेंट नहीं है पूरे देश के लिए, और खासकर सीबीआई, ईडी, सब एजेंसीज के लिए भी? देखिए, ये चीज हुई अप्रैल में, जिस समय जजमेंट आया, पूरी मीडिया ने इसको जो है प्ले डाउन किया। गोदी मीडिया ने कुछ तो करना ही नहीं है उन लोगों को, आज भी ये नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग, हमारे जैसे लोग, जो लोग करप्शन के खिलाफ बहुत लड़े हैं, वो इस बात को देख के इसकी तारीफ कर रहे हैं कि जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा एक रास्ता निकाला कि जो है हम एफआईआर करें नॉन बीजेपी स्टेट में और आईपीसी के अंदर में करें। तो इसलिए अब ये है कि पुलिस पर कितना प्रेशर डाला जा सकता है कि तुम सही इन्वेस्टिगेशन करो। असल में यहाँ पर तो जहाँ सही इन्वेस्टिगेशन करना है वहाँ गलत करेंगे, और जहाँ नहीं करना है वहाँ पर जबरदस्ती करेंगे। तो यही काम कर रही थी बोथ ईडी एंड ये एक कंपनी है वही प्रशांत रेड्डी की, अरविंदो फार्मा, जिसमें 25 करोड़ रुपया दिया गया बेल लेने के लिए। उसमें अरविंद केजरीवाल वगैरह सब इन्वॉल्व थे, लेकिन ये अप्रूवर बन गया, उसके पहले भी पैसे मिले थे, अप्रूवर बन गया और 25 करोड़ रुपए मिल गए बीजेपी को। तो इस तरह की जो चीजें हुई जिसमें कि साफ
क्विड प्रो दिखता है, जितना भ्रष्ट केजरीवाल था उतनी ही भ्रष्ट बीजेपी थी। वो 100 करोड़ दारू के लिए ले रहे थे, ये इधर से चंदा ले रहे थे 25 करोड़। दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो है आई मस्ट इनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए, और मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये इतनी छोटी इवेंट नहीं है जितना ये लोग सोच रहे हैं कि ये कोई पानी का बुलबुला है और वो जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपेरेंट ब्लैकमेल तो है ही, एक्सटॉर्शन तो है ही। अब ये है कि वो वेदांता के अनिल अग्रवाल कहें नहीं नहीं हमने तो दिया इनको चंदा, ये बड़ी अच्छी पार्टी थी, कहाँ मेरा एक्सटॉर्शन हुआ। बट बिल्कुल जो अपेरेंट है सब कोई को कि इसी तरह से आप चंदा देते रहिए, आप तो देते नहीं है इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? इतनी सारी बैंगलोर में प्रॉफिट कमाने वाली आईटी कंपनियां हैं, वहां पर जो है विप्रो बेस्ड है, इन्फोसिस है, टू नेम अ फ्यू फेमस कंपनीज, है ना। वो तो चंदा इनको नहीं दे रही हैं। चंदा तो वही दे रहे हैं जो कि गलत खनिज निकाल रहे हैं, जिनको गलत माइनिंग का लाइसेंस मिला हुआ है। बोथ ये वेदांता जो है इसके पास वो तेल की वो केन्स की जो है वो खान है, एल्यूमिनियम की खान है, इनके पास आयरन ओर की खान है। तो नेचुरली ये पैसा देते हैं, सारी खान वाली देते हैं, तो एक्सटॉर्शन नहीं है। तो अच्छा वो भी आपने एक लगा दिया पीएमएलए का केस, ईडी का केस, और उसके बाद आपने पैसे ले लिए। तो इसका अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो तो डेफिनेटली, और अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसकी लॉजिकल एंडिंग क्या होगी? अब एफआईआर दर्ज होएगी तो इसके बाद अब क्या क्या स्टेप्स में निर्मला सीतारमण, और जो अगला सवाल है कि लोग यही सोच रहे हैं कि भाई सब सोशल मीडिया पर सबने लिखना शुरू कर दिया है कि अब तो जेल होगी निर्मला सीतारमण को। ठीक है, वो लोग फाइट आउट करेंगे, उसको लीगली चैलेंज भी करेंगे, लेकिन अगर एक ऑनेस्ट इंक्वायरी होती है तो क्या जेल जाने से बच पाएंगी निर्मला सीतारमण या नड्डा जी या जो बाकी लोग हैं? नहीं नहीं, देखिए इस देश में जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियन कभी जेल नहीं जाते, वो कितना भी गड़बड़ कर लें। निर्मला सीतारमण का ये डिफेंस होगा जो अभी ये कुमारस्वामी भी कर रहे हैं कि देखिए भाई वो तो पैसा गया पार्टी को, हाँ हाँ, कि वो तो पार्टी को गया, हाउ इज शी करप्ट। जब सिद्धरमैया ने कहा कि जैसे आपने मेरा इस्तीफा मांगा तो अब आप भी इस्तीफा दीजिए निर्मला सीतारमण को, और चूंकि ये माइनिंग सेक्टर का है जिसके की सबसे ज्यादा कमाई तो माइनिंग में है, आप देखिए तो क्या चुन के इनको पोर्टफोलियो दिया है। कर्नाटक में जितनी इलीगल माइनिंग होती थी और हो रही है वो कहीं नहीं होती है। ये लोक आयुक्ता जब थे संतोष हेगड़े, तब उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट निकाली थी, और उस समय यही कुमारस्वामी वगैरह थे वहाँ के सर्वे सर्वर जिनके अंडर में इतनी सारी इलीगल माइनिंग हुई। तो इन लोगों को इनका भी रेजिग्नेशन मांगा सिद्धरमैया ने। तो ये देखिए जेल वेल को कोई नहीं जाता है, बहुत ज्यादा होता है तो मॉरल ग्राउंड पे पहले बीजेपी वाले रिजाइन कर देते थे, जैसे अडवाणी वगैरह ने किया कि जब तक हमें क्लीन हवाला वाले केस में किया कि जब तक हमें क्लीन चिट नहीं मिलेगा हम वापस नहीं जाएंगे। अब वो नैतिकता को तो इन्होंने कब का ताक पे रख दिया, इनको नैतिकता से क्या लेना देना, तो मॉरली तो वो करेंगे नहीं। वो बेचारी से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण कहती हैं कि मैं तो इतनी गरीब हूं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं एक चुनाव लड़ लूं। जब आप सोचिए कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये बात अलग है कि अगर तमिलनाडु से लड़ती तो वहां पर तो उनकी जमानत जब्त हो ही जाती, और कर्नाटक में भी शायद नहीं जीतती। कोई ऐसी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है कि बाहर का आदमी आके जीत जाए, भले वो राज्यसभा की मेंबर जो हैं वो चुनी जाए। अब बेगर पॉपुलैरिटी वाले मैंडेट के लोग 8-8, 10-10 साल से बजट बना रहे हैं तो बने, यही हमारे देश का फेट है। नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये शुरुआत कर्नाटक में हुई है इस तरीके की इंक्वायरी की, और ये रीओपन किया गया है ऑलमोस्ट, जो केस सुप्रीम कोर्ट से भी जिस इंक्वायरी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, अब अगर एसीएमएम कोर्ट के लेवल पर ये इंक्वायरी रीओपन होगी तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वो भी अब इसको एक नजीर समझकर और इस तरीके की इंक्वायरी, इस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं और सब स्टेट में, लेकिन किसकी हिम्मत है? आप देखिए ना, ये चले जाएंगे हाई कोर्ट,
हाई कोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि वो तमाम सारे जो हैं, बहुत सारे पॉलिटिकली वो येदुरप्पा के अगेंस्ट में केस होता है तो कह देते हैं इज ही टॉम डिक एंड हैरी। तो ये जो एक दोहरा नापदंड हो रहा है, और सब कहीं का चीफ मिनिस्टर होता है तो वो न टॉम होता है, न डिकेन होता है, न हैरी होता है, और यहाँ पे इस तरह से करके उनके खिलाफ जो है केस डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये अगर न्यायपालिका निष्पक्ष रहें और दोनों तरफ को एक तरह से ट्रीट करें तो इसमें डेफिनेटली, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उतना दम हो, वो डरे नहीं कि वो निर्मला सीतारमन भेज देंगे इनकम टैक्स वाले को। अब वो जो इंस्पेक्टर होगा, जो वो होगा, उसके ऊपर अगर इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा। तो ये तो पूरा तंत्र जो है ब्लैकमेल का बना हुआ है, वो पावर वाला बना हुआ है कि हम तुमको इधर से खींचेंगे, तुम उधर से खींचोगे, तो वो क्या होगा जब लेकिन तक इसमें कोई। ईमानदार जांच, अरुण जी, जो जो मुझे भी जो चिंता लगती है कि इस समय एक ऐसे स्टेट में इंक्वायरी शुरू हुई है जहां का मुख्यमंत्री खुद करप्शन चार्जेस में फंसा हुआ है। मैं सिद्धरमैया की जो म्यूडा लैंड स्कैम केस है उसके बारे में बात कर रही हूँ कि वो ऑलरेडी करप्शन केस में फंसे हुए हैं। क्या अब इसको एक पॉलिटिकल बेट की तरह दोनों साइड्स इस्तेमाल नहीं करेंगी? मैं बीजेपी बनाम सिद्धरमैया की बात कर रही हूँ कि क्या सिद्धरमैया अब ये कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहना शुरू कर दिया है भाई कि अगर मुझे रिजाइन करने के लिए कहा जा रहा है तो फिर निर्मला सीतारमन को रिजाइन करना चाहिए। एचडी कुमार स्वामी भी तरफदारी कर रहे हैं समय पूरी पूरी तरह से निर्मला सीतारमन की। तो ये क्या एक जो क्विड प्रो को हम जो देखते हैं, क्या ये इसमें एक ईमानदार जांच होगी? क्या इसमें हम तय तक पहुंच पाएंगे? नहीं, ईमानदार जांच तो उम्मीद करना कम है, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेक्शन बीजेपी देती है अपने अफसरों को, या उनकी बात वो मानते हैं, उस तरह से तो बैंगलोर में सिद्धरमैया की बात तो मानते नहीं है पुलिस वाले। अरे सबसे पहले तो वो गए थे एफआईआर दर्ज करने, तो वो पुलिस वालों ने तो एफआईआर भी नहीं दर्ज करी, तो उनको मजबूरन में टाइम देना पड़ा और फिर कोर्ट गए, तो कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया कि 156/3 के अंदर में जो है इन पर एफआईआर दर्ज करो और इन्वेस्टिगेट करो। तो सिद्धरमैया की इतना कंट्रोल नहीं है कि उसको जो है निष्पक्ष और अच्छे से जांच करा पाए। अगर करा पाते तो बड़ा अच्छा होता। वैसी हिम्मत वाला भी तो चाहिए कि हु कैन टेक ऑन, कि हम ठीक है, हम नहीं डरते। तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिसके अंदर में अभी देखिए, अब देखिएगा अभी 10 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे। तो क्या ये सारी चीज एक सिंबॉलिक रहेगी कि भाई ठीक है, वहां पे एक अलग बीजेपी रूल स्टेट में, सॉरी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में एक इंक्वायरी शुरू होगी, अब उसमें ईमानदार जांच होगी या नहीं होगी, इसमें आप भी उस पर डाउट कर रहे हैं कि भाई इतना वो ईडी के ऑफिसर्स या आईटी के ऑफिसर्स वो बताएंगे कि किस तरीके से क्या हुआ, सारे खुलासे होंगे या नहीं होंगे। तो ये क्या ये जो पूरा जो एसीएमएम द्वारा जो रीओपन किया गया जो केस है, ये महज एक सिंबॉलिक जेस्चर ही रह जाएगा नाम के वास्ते? ये डिपेंड करता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में कितना दम है कि उसको वो ठीक से इन्वेस्टिगेट करा पाए। आर दे इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट? अगर वो ठीक से उसको इन्वेस्टिगेट करा पाते हैं, ये तो हम नहीं मानने को तैयार हैं कि पूरे स्टेट में जो है 4 अफसर भी नहीं है कि जो इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट कर सके। या चलिए नहीं, पॉलिटिकली वो आज तो ब्यूरोक्रेसी भी पॉलिटिकली डिवाइडेड है, और हम जिस तरह से देखते हैं जो रिमार्क कोर्ट से आते हैं तो ऐसा ही लगता है कि इनकी भी थिंकिंग जो है, अभी तो कर्नाटक ही वाले वो जज थे ना जिन्होंने 2 रिमार्क किया और एक स्पेसिफिकली मुस्लिम के खिलाफ किया। जी जी जी। तो इस तरह का अगर रवैया रहेगा तो होगा क्या? हम लोगों को अब जो है इंस्टीट्यूशन में ज्यादा किसी को भी फेथ रहा नहीं, ये एक सच्चाई है। उसके बावजूद अगर कुछ हो जाता है, वो जमाने गए कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होते थे। वो जो अफसर थे, मैं भूल गया, बड़े नामी थे जिन्होंने लालू यादव के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया था, बंगाली जेंटलमैन थे वो, उन्होंने बड़ी अच्छी जांच करी थी वो चारा घोटाले की। तो उस तरह के लोग ही नहीं हैं, आप चिराग ढूंढ के देखिए। क्योंकि आज के तारीख में बीजेपी ने ये सिखाया कि यू कॉम्प्रोमाइज विथ अस एंड वी विल रिवॉर्ड यू। तो एक ईमानदार आदमी जो कि ईमानदारी से काम करता है, उसको ये नहीं अखड़ता कि जो है मैं ईमानदार हूं
तो मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं। उसको ये जरूर रखता है कि ये जो बेईमान है, जो पैसा कमा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। ऑनेस्टी डज नॉट पे, डजंट मैटर, बट डिसऑनेस्टी इज पेइंग। तो ये बड़ा जो एक खराब डेवलपमेंट है पिछले 10 सालों का कि डिसऑनेस्टी पेज। तो हमें होप करना चाहिए कि ईमानदारी से होगा। अभी जिस जज ने ही ऑर्डर किया है तो उसकी भी तो तारीफ करनी पड़ेगी कि देखिए जो हिम्मत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करी, वो हिम्मत जो है एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने करी। And he is at the lowest end of the hierarchy. There he is at the highest end. But वो नहीं करना चाहिए। और इस और ये भी हकीकत है कि उसके लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। वो अगर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है तो वो कितना हो सकता है आगे, लेकिन फिर भी उसने एक काम किया। हाँ, तो आप ये समझिए कि क्या हो रहा है। क्या उनको नहीं दिखता कि मनी इज डिस्टॉर्टिंग डेमोक्रेसी? खुद ही चंद्रचूड़ साहब ने जजमेंट में लिखा है। वो अमेरिका की एक वो सिटीजन वाली जजमेंट को कोट कर रहे हैं कि कैसे वहां पर कॉर्पोरेट लोगों को चंदा देने के लिए अलाउ किया गया, जिसके कारण की डेमोक्रेसी डिस्टॉर्ट हुई। तो जब वो खुद लिख रहे हैं तो कम से कम उसको लॉजिकल एंड तक तो ले जाते ना, वो नहीं ले गए। तो इस मामले में हम लोगों को जहां पर क्रेडिट है, उन लोगों को जहां भी एक हम लोग एज ए सिटीजन ईमानदार आदमी को देखें तो वी शुड प्रेज हिम। हम लोग ओपनली जाके तो उनको वो माला तो नहीं दे सकते या उसका अभिनंदन नहीं कर सकते क्योंकि जज है, बट एटलीस्ट बाय वर्ड्स वी शुड प्रेज। अब मेरा आखिरी सवाल है अरुण जी कि ये जो एफआईआर है और अब इसके बाद जो भी प्रोसीडिंग होगी, क्या वो वाकई में क्योंकि ये चुनाव का सीजन है, इस समय चुनाव चल रहा है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, उसके बाद दिल्ली है। अब इस नैरेटिव को क्या ये बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है? हालांकि एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन जब ऑपोजिशन पार्टीज अब इस एफआईआर का जिक्र करेंगी तो क्या वो चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा है एक बार फिर से ये गरमाएगा नहीं और इस पूरे चुनाव में? हाँ, वो तो कहेंगे ही। और आप देखिए बहुत हद तक सही है, लोग इसको कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां बहुत ज्यादा गरीबी है, आदिवासी एरिया है, वहां पर मनी इज मेकिंग द डिफरेंस। वो एक वोट 1000 रुपए के औसत से वो खरीदते हैं। ठेकेदार लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है, आप हमें इतने लाख रुपए दीजिए, हम आपको इतना वोट देंगे। तो विदाउट गोइंग इन, आप देखिए मध्य प्रदेश हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ, हाउ इज इट दैट बीजेपी वन दैट ये क्यों? इट वाज डायरेक्टली बाय परचेजिंग द वोट। वो पॉपुलर वगैरह कुछ नहीं है। एक तरफ से वो लाडली बहना लगाया और वो ऑफिशियली पैसे दिए, और पीछे से जो है ये जो बैकवर्ड एरिया आदिवासी, वहां पर इन लोगों ने पूरे नोट के भंडार खोल दिए। तो ये तो अब ये सबको दिखता है कि डेमोक्रेसी का डिस्टॉर्शन पैसे से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अब ये जो जनता है जिसमें आत्मसम्मान है, वो तो पैसा लेके भी वोट नहीं देगी, वो लेगी पैसा और जहां देना है वहां वोट देगी। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, उसमें इफेक्ट होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच।